गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, अभी तक हमने 3 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, हमने कल अभी तक 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो ये क्लासेस है साथियों, आज का हमारा जो सेशन है चौथे यूनिट को लेकर रहेगा। अभी तक हमने इन 3 यूनिट में स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ और पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, इन तीनों यूनिट्स को देख सकते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। हमने इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है यूनिट 4 पर, अर्थात इकाई 4 पर ये जो वीडियो है आज की होने वाली है। साथियों, जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सहायक शिक्षक की पूरी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो सके। तो साथियों, आज जो 4 यूनिट हम पढ़ने वाले हैं उसमें विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इन तमाम विषयों के बारे में हम चर्चा आज की जो सेशन है उसमें करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो भी साथी वीडियो को आधा देखते हैं वो पूरा जरूर देखा करें। देखिए, कोई भी वीडियो को यदि आप स्किप करते हैं तो उसका नुकसान आपको ही होगा। तो साथियों, चलिए इकाई 4 जिसे हम यूनिट 4 बोलते हैं शुरू करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। साथियों, देखिए इकाई 4 में है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। अब ये शिक्षण शास्त्र शब्द क्या है? तो शिक्षण शास्त्र क्या है? अब पर्यावरण अध्ययन को कौन कौन से तरीके से पढ़ाएं या उसको कैसे पढ़ाएं, यही सभी चीजें शिक्षण शास्त्र में निहित होती है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन में 3 कहना चाहिए बातें हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। एक तो देखेंगे सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, एक विज्ञान का शिक्षण और कक्षा में शिक्षण कार्य। अब इन 3 बिंदुओं पर बृहद चर्चा हम इस यूनिट में करने वाले हैं। तो सबसे शुरू हम करते हैं विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण में देखिए, विज्ञान शिक्षण में बच्चों के उन पक्षों पर ध्यान देना है जिससे कि बच्चों में क्षमताओं का विकास हो सके। विज्ञान विषय से बच्चों में निम्न कौशलों का गुण विकसित होना चाहिए। विज्ञान साथियों, विज्ञान आप सभी जान रहे हैं। विज्ञान क्या है? खोज का विषय है, अनुसंधान का विषय भी हम इसको कह सकते हैं। तो विज्ञान शिक्षण में बच्चों के ऐसे ऐसे जो पक्ष है उन पर ध्यान देना है जिससे कि बालकों का क्या हो सके, उनकी जो क्षमता है उनमें विकसित हो सके। ठीक है, अब विज्ञान शिक्षण के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुणधर्म होनी चाहिए, ये बिंदुओं के माध्यम से हमने समझाने का जो प्रयास है किया हुआ है। देखिए, प्रयोगों की जांच करने वाला, आप सभी जानते हैं विज्ञान जो है प्रयोग पर आधारित होता है। कभी भी किसी भी निष्कर्ष जब आप पहुंचेंगे तो उस पर क्या है, लगातार प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद ही आप एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक बालक में प्रयोगों की जांच करने के जो गुण है वो विकसित करना जरूरी है ताकि उनमें विज्ञान की समझ विकसित हो। तर्क करने वाला, देखिए तर्क वितर्क कर सके कि वो इस बारे में सोच सके कि H को O2 से जब जोड़ा जाता है, मिलाएंगे तो वो H2O अर्थात जल बनेगा। वो तर्क करेगा। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को जब हम ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं तो ये जल बन रहा है। वो तर्क करेगा, वितर्क करेगा और तर्क वितर्क से ही क्या है, वह एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, एक जांच तक पहुंचता है। वही क्या है, हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तीसरी बिंदु आती है इसमें खुले दिमाग वाला। तो देखिए,
खुले दिमाग वाला, ओपन इंडेड भी बोले तो भी कोई गलत नहीं, मुक्त अंत वाला ये भी बोले तो देखिए बच्चों के दिमाग जो है, प्रयोग एक ऐसा विषय है साथियों, ठीक है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें दिमाग को आपका विस्तृत करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी भी कहना चाहिए समीकरण पर या किसी भी पर आप प्रयोग कर रहे हैं तो खुले दिमाग से आप सोचे कि आ कैसे सकता है, कैसे इसको ये चीजें हम बना सकते हैं, ठीक है, अर्थात एकदम मुक्त दिमाग के साथ यदि आप प्रयोग करेंगे, सोचेंगे तो ही क्या है वह निष्कर्ष सफल होता है, ठीक है। तो बिल्कुल खुला दिमाग वाला हो, संवेदनशील, बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए। कोई भी हम प्रयोग कर रहे हैं विज्ञान के संदर्भ में तो संवेदनशीलता का जो गुण है एक बालक में होनी चाहिए। अवधारणाओं की जो समझ है वह निष्कर्ष निकालने वाला, देखिए कौन सी अवधारणाएं दिया गया है उसको समझ करने की जो क्षमता है एक बालक में हो और उसी अवधारणाओं को समझकर निष्कर्ष निकाल सके, ठीक है, एक कहना चाहिए परिणाम तक, एक परिणाम तक वह पहुंच सके। तो बिल्कुल अवधारणाओं की समझ और निष्कर्ष निकालने का जो गुण है बालक में होना चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, मान लीजिए दो साथी है, ठीक है, दो साथी है जिसमें एक है मान लीजिए सुमित और दूसरा साथी है यहीं पर रमेश। अब इन दोनों ने कुछ प्रयोग किया, जो भी है नीले लिथमस को लाल में बदल देता है, लाल को नीले में, जो है जो भी है ना। अब उसको कहना चाहिए मान लीजिए फोकस दूरी कक्षा 10वीं की, जो छोटी कक्षाओं की हम बात ले रहे हैं ना, छोटी कक्षाओं में कोई भी चीज निष्कर्ष करके निकालना है। मान लीजिए इसका जो सुमित का मान 8 आ रहा है, इसका मान 10 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे की अगर बालक आलोचना कर सके तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तुम्हारा उत्तर इस वजह से गलत है, इस पर ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी एक बालकों में रखें, वो भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तर्क वितर्क से बच्चे सीखते हैं, आपसी वार्तालाप से बच्चे सीखते हैं। समस्या समाधान का जो कौशल है, देखिए एक बालक को हम जब समस्या देते हैं, ठीक है, किसी भी बालक को हम समस्या देते हैं तो वह क्या करता है, खोज करता है, लगातार प्रयास करता है, ठीक है, खोज करेगा, प्रयास करेगा, प्रयोग करेगा, है ना, और इसी तरीके से क्या है वह एक निष्कर्ष की ओर पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है उसके सामने जब हम समस्या देते हैं तो क्या है वह कई चरणों से हो करके वह समाधान की ओर पहुंचता है। तो ये भी प्रक्रिया बेहद जरूरी है, उसको विविध प्रकार के कार्य देना चाहिए। वो कार्य क्या हो तो वह कार्य विज्ञान से जुड़े होने चाहिए, पर्यावरण से जुड़े होने चाहिए, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति, विज्ञान के प्रति एक दृष्टिकोण स्थापित कर सके, ठीक है। तो इस तरह से प्राथमिक कक्षा है, तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के साथ ये तमाम जो कहना चाहिए क्वालिटीज अपना सकते हैं, ताकि उनमें पर्यावरण के प्रति एक समझ विकास हो, एक कौशल विकसित हो, ठीक है साथियों। अब हम आए तो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है वो कैसे हो, तो इसको भी आप गौर करें। देखिए जी साथियों, पूरी तरीके से थ्योरी है, बस आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, तो देखिए प्राथमिक कक्षा के बच्चों को सामाजिक विज्ञान को समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र आदि अपने आप में अलग विषय है। देखिए एक चीजें आप यहां से याद रखो
कभी कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन कौन से जो विषय है उसको शामिल किया जाता है। तो एक तो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो सामाजिक विज्ञान में 4 विषय, ये बात हो रही है सीजी की साथियों, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक विज्ञान में इन 4 जो विषय है उसको शामिल किया जाता है। इसको आप बिल्कुल याद रखें। तो बच्चों को क्या है, ये 4 अलग अलग विषय पढ़ना होता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान भी क्या है, कठिन लगने लगता है, क्योंकि सभी विषय अपने आप में अलग होता है। इसमें ज्ञान रचने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। इतिहास में पुरानी चीजों को पढ़ेंगे, भूगोल में क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में हम अलग चीजें पढ़ेंगे और नागरिक शास्त्र में कुछ अलग चीजें पढ़ते हैं। सभी अलग अलग हो जाता है। इनके पढ़ने की जो कहना चाहिए ज्ञान के जो ढंग है वो भी अलग अलग है, इसलिए क्या है, बच्चों में जो रुचियां कम होने लगती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बात करें तो बच्चों के पास कुछ बुनियादी सूचनाएं हो और उन्हीं अवधारणाओं के साथ जोड़कर उसकी समझ बना। देखिए, एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में आप हमेशा कोशिश करें कि बच्चे के पास जो बेसिक नॉलेज है, बुनियादी सूचनाएं तो ऑलरेडी रहती है साथियों। जैसे परिवार, बात हम नागरिक शास्त्र की करें तो उनको परिवार की सामान्य समझ है, आस पड़ोस की सामान्य समझ है ना। तो अर्थात इसको क्या है, ये सब बुनियादी नॉलेज है। देखिए, उनको बुनियादी नॉलेज है, बुनियादी ज्ञान है, बुनियादी सूचनाएं पहले से प्राप्त है। अब इसी अवधारणाओं का उपयोग करके, ठीक है, इन्हीं अवधारणाओं को जोड़ करके उन्हें सामाजिक जो विज्ञान है साथियों, उनकी जो शिक्षा है बालकों को देनी चाहिए। अर्थात उनके परिवेश से जुड़ी जो भी परिस्थितियां आती हैं, उनके परिवेश से जुड़ी में, चाहे वह विज्ञान से जुड़ी हो, सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हो, किसी भी विषय से जुड़ी हो, तो उनके परिवेश को लेकर आपको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह से कहना चाहिए, उनको सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षा है देना चाहिए। आप देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए कुछ बिंदुएं या कुछ गुण भी कह सकते हैं, क्या क्या चीजें जो जरूरी है। तो इसमें भी कार्य कारण संबंध खोलना। देखिए, कोई भी कार्य है उसके कारण को जानना, ठीक है, किस कारण से होगा, वह किस कारण से सफल हो सकता है, यह खोज पाना या खोज पाने का जो गुण है बालकों में लाना है। तुलना कर पाना, देखिए, बालक 2 चीजों में तुलना कर पाए, कंपैरिजन कर पाए, ये गुण भी एक बालक में लाना आवश्यक है। तार्किक सोच उनमें विकसित हो, तर्क करे चीजों को लेकर। समाज, मान लीजिए समाज की यहाँ बात हो रही है तो कुछ परंपराएं समाज में बेहद खराब होती है, रूढ़िवादी ऐसी परंपराएं जो समाज के लिए घातक है, तो उनके बारे में एक तर्क विकसित करे, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करे। और ऐसी परंपराएं जो समाज के लिए उचित नहीं, उस परंपराओं को क्या है, हटाने में भी वह एक चिंतन विकसित कर सकता है, ठीक है, विश्लेषण कर सकता है कि कौन सी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी जो सोच है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उसको समाज में स्थान ना दिया जाए। इस तरह कुछ भी वो चीजें समाज से जुड़ी सोच सकता है, अवलोकन भी कर सकता है। समाज में जितनी भी स्थितियां निर्मित हो रही है, उनके आसपास में जो भी चीजें, जो भी घटनाएं घटती है, वह भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। उनके बारे में भी क्या है, वह अवलोकन कर सकता है, ठीक है। विविधता का भी सम्मान। देखिए, यहाँ पर विविधता का सम्मान से तात्पर्य हम कई चीजों के साथ जोड़कर दे सकते हैं। एक तो यदि हम चाहें तो धर्म को लेकर देखें तो हमारे देश में विविध धर्म के लोग निवास करते हैं, है ना। चाहे वो देखिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है।
विविध धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन विविध प्रकार के धर्मों का भी हमें सम्मान करना है। किसी की धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। किसी की परंपराओं पर मजाक उड़ाने से अच्छा है हम स्वयं पर बदलाव लाएं। वर्तमान में हम देखते हैं साथियों, दूसरे के धर्म पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है। तो क्या है, विविधता का सम्मान। विविधता का सम्मान से यही तात्पर्य है। हमारे देश में विविध धर्म के लोग, विविध जाति के लोग, विविध संप्रदाय के लोग विराजमान हैं, विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी का सम्मान करते हुए हमें समाज में रहना है, समाज में आगे बढ़ना है। और ये गुण भी क्या है, बालकों में बेहद जरूरी है। परिवर्तन के प्रति जागरूक। देखिए, समाज में परिवर्तन होना तो तय है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। परिवर्तन होगा, लेकिन जब आप शिक्षित होंगे, समाज के व्यक्ति शिक्षित होगा, तो ये जो परिवर्तन है जल्दी होता है। आपको जागरूक होना बेहद जरूरी है। क्या सही है, समाज में क्या गलत है, उनके प्रति आपकी एक सोच हो। सभी चीजें क्या है, समाज के परिवर्तन में सहायक होता है। तो ये भी चीजें एक बालक में विकसित होना बेहद जरूरी गुण है। 9वां बिंदु इसमें देखिए, संवेदनशील। संवेदनशील होना भी जरूरी है। समाज के प्रति, देश के प्रति हम संवेदनशील हो, राष्ट्र के प्रति हम संवेदनशील हो। पेड़ पौधों, नदी, मौसम, इमारत, रीति रिवाज, त्योहारों, गीतों की जानकारी। एक बालक को पेड़ पौधों की जानकारी तो देनी ही चाहिए। नदियों के बारे में उनसे हम पूछ सकते हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा तू हर गांव ले नदी बहे है, का नाव है। अनेकों प्रकार के जो सवाल है उनसे हम पूछ सकते हैं न, ताकि उनको भी क्या है, नदी तालाबों के बारे में एक समझ विकसित हो। मौसम के बारे में पूछ सकते हैं कि आजकल जो चला थे वो कौन से मौसम है, ठंड लगा थे कौन से मौसम है। इस तरीके से हम क्या है, मौसम के बारे में। इमारत की जब बात आती है साथियों, उनसे भी हम पूछ सकते हैं कि बेटा बड़ी बड़ी इमारतें देखी हैं क्या, पुराने पुराने जो महल किसी ने देखा है, हाथ उठाओ। इस तरीके से क्या है, हम बालकों में उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। रीति रिवाज, बेटा तुम्हारे घर में तिहार मनाते, का तिहार मनाते, कैसे मनाते, वो रीति रिवाज के बारे में, त्योहारों के बारे में पूछ सकते हैं। गीत संगीत, यदि किसी की कुल गीत होती है, अपने परिवार में गाए जाने वाले जो गीत है उनके बारे में भी हम बालकों से पूछ सकते हैं। इस तरीके से बालक में सामाजिक विज्ञान के प्रति एक समझ का जो विकास है हम कर सकते हैं। देखिए साथियों, सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें क्या क्या शामिल होता है, SCRT-CG में हमने स्पष्ट लिख दिया है। छत्तीसगढ़ SCRT में 4 विषयों को शामिल किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं साथियों। तो सामाजिक विज्ञान के जो विषय है उसमें इतिहास शामिल होगा, भूगोल शामिल होगा, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। तो इन 4 विषयों को शामिल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है साथियों। यहाँ से आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे आए तो कक्ष में शिक्षण कार्य। अब देखिए, एक कक्ष है, अर्थात आप मान लीजिए कक्षा 5 को पढ़ा रहे हो। 5वीं कक्षा में आपका शिक्षण कार्य कैसे होना चाहिए। आप 3री पढ़ा रहे हो, 3री में आपका शिक्षण कार्य कैसे होना चाहिए। एक बात और आप याद रखें, बात यहाँ होती है प्राथमिक शाला की साथियों। तो हमेशा याद रखें, 1ली और 2री कक्षा में हम पर्यावरण नहीं पढ़ते, पर्यावरण बिल्कुल नहीं पढ़ाते। केवल 3री, 4थी और
5वीं इन तीनों ही कक्षा में पर्यावरण का विषय पढ़ा जाता है। पहली दूसरी में पर्यावरण विषय नहीं होता, तीसरी चौथी और 5वीं में ही पर्यावरण का विषय होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, इसलिए याद रखेंगे। अब देखें जो कक्षा में शिक्षण कार्य अर्थात पर्यावरण अध्ययन की जो कक्ष है उसमें जो शिक्षण कार्य है निम्न प्रकार से होना चाहिए। अनेक बिंदुओं में हमने इसको रखा हुआ है साथियों। तो देखिए, एक तो मौसम के बारे में हम जानकारी दें बालकों को, कितने कितने मौसम होते हैं, कौन से मौसम में ठंड लगती है, किस मौसम में पानी गिरता है साथियों, ये भी हमको बता सकते हैं हम बालकों को कि बरसात कौन से मौसम में होते, पानी है झरझर झरझर कौन मौसम में गिरते। ये तमाम जो चीजें हैं एक बालक है उनको हम बता सकते। देखिए, आप सीधी भाषा में भी बता सकते हो, ठीक है। बालक जिस भी भाषा में समझेगा आप उसी भाषा में क्या है बालकों को बता सकते हैं। चित्रों को पढ़ना सिखाएं। कोई भी चित्र है, चित्र कहता क्या है उसके बारे में भी बालकों की समझ विकसित हो। बच्चों के बनाए गए चित्र को भी आप कक्षा में स्थान दें। हमेशा कोशिश करें आप बालकों को चित्र बनाने का अवसर दें। आप देखेंगे, आप पाएंगे साथियों कि बच्चों को जब आप लिखने को बोलेंगे ना, आप घर में आपको छोटे से भी बच्चा होगा, आप देख लोगे, आप लिखने को बोलोगे लेकिन वो क्या करते रहता है, वो चित्र बनाने में लग जाता है, क्योंकि उनको चित्र बनाने में ज्यादा जो है रुचि होती है, ठीक है। तो क्या है, बच्चों के बनाए हुए चित्र को भी स्थान शिक्षा में देनी चाहिए, पर्यावरण शिक्षण में देनी चाहिए। दिन और रात कैसे होते हैं इसके भी बारे में आप बालकों को बताएं। ऋतुओं के बारे में बताएं कि कौन कौन से ऋतुएं होती है, दिन और रात कैसे होता है ना। ये तमाम चीजें हैं, ये कक्षा तीसरी चौथी 5वीं में है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है साथियों पर्यावरण में। लेकिन आप क्या करना है, आपको उसी के परिवेश जहां वो रहता है वहां उसको जोड़ के ले जाना है, और वहीं ले जाके अर्थात उनके उसी कहना चाहिए परिस्थिति को जोड़ के आप कक्षा में उसके उस परिस्थिति को लाएं और उसके हिसाब से आप उनको सिखाएं। समय नापना, तो समय को कैसे नापें इनके बारे में भी आप बालकों को अवगत करा सकते हैं। कल, आज और कल, इसके लिए आप चाहें तो विविध क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। बेटा कल क्या क्या देखे, आज क्या क्या, कल क्या किया, आज क्या किया और कल क्या करोगे, कुछ भी आप क्रियाकलाप देकर, कुछ भी आप उसके सामने समस्या लाकर उसको समस्या समाधान का जो कौशल है बालकों में आप विकसित कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है, आप बालकों में एक समझ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। उसके अलावा नक्शे पढ़ना और समझना। देखिए, जो तीसरी चौथी 5वीं के बुक है उसमें अपने घर का नक्शा बनाओ, इस तरह बेसिक चीजें ही बताया गया है। तो बालक नक्शा को पढ़ सके, उसको समझ सके, इसके लिए शुरुआत में क्या छोटी छोटी चित्रों को पढ़ने और समझने, संकेतों को पढ़ने और समझने के लिए योग्य बनाना बेहद जरूरी है। अभी कुछ दिन पूर्व साथियों कक्षा तीसरी में जब मैं पर्यावरण की क्लास ले रहा था तो वहां पर संकेतों की दुनिया, नक्शा के लिए संकेत बने होते हैं, आप सभी जान रहे हैं। तो संकेतों की दुनिया, संकेत से जुड़ी एक चैप्टर है। तो हमने उसमें सभी बच्चों को जो भी वो मन में कहना चाहते हैं उसको मैंने सब बच्चों को इंडिविजुअल प्रत्येक बच्चों को मैंने कहा कि सामने आकर कुछ भी संकेत दे, इशारा करे, उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि इसने क्या कहा। इस तरीके से मैं उस कक्षा में गतिविधि करवाया साथियों। तो इस तरीके से क्या है, संकेतों को समझाने के लिए आप चाहें तो गतिविधि का भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है। इस तरीके से आप कक्षा में बच्चों को क्या है, पर्यावरण की जो शिक्षा है प्रदान कर सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है साथियों, ये समझ में आ रहा। अब हम देखें पर्यावरण शिक्षण के लिए अब कौन कौन से शिक्षण विधि है
जिसका उपयोग हम कर सकते हैं बालकों को शिक्षा देने के लिए। तो एक है, देखिए अलग अलग हम पढ़ेंगे। पहला इसमें एक निकल कर आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए कुछ भी कार्य बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है उसमें क्रियाशील, उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसका विकास करना बेहद जरूरी है। रुचि का सिद्धांत, इसमें बालकों में रुचि लाना जरूरी है, ठीक है। जब तक बालक में पढ़ने की रुचि नहीं होगी तब तक आप उसको जबरन सिखा ही नहीं सकते। इसलिए रुचि का विकास करना बेहद जरूरी है। रुचि का सिद्धांत बहुत जरूरी है। थॉर्नडाइक ने स्वयं रुचि का सिद्धांत बताया हुआ है और उन्होंने रुचि के सिद्धांत को भी अहम माना है बालकों के सीखने के लिए। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा से तात्पर्य है मोटिवेशन। जब तक बालक को आप मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक आप बालक को प्रोत्साहित नहीं करोगे तो वह बालक क्या है, नहीं सीखता। इसलिए लगातार बीच बीच में आपको बालकों को मोटिवेट करते रहता है। नियोजन का सिद्धांत, आप देखिए यहाँ पर नियोजन का भी सिद्धांत, एक प्रयोजन भी आप बता सकते हो बालकों को, है ना, कि पर्यावरण से क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में भी आप उनको अवगत करा सकते हो, ताकि उनमें भी क्या है, पर्यावरण के प्रति एक रुचि का विकास हो। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, अब व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात प्रत्येक बालक अलग अलग होता है अपने आप में। कोई भी दो बालक में गुण समान हो ही नहीं सकता साथियों। दो बालक हमेशा अलग अलग होंगे। कक्षा में यदि 30 बालक बैठे हैं, 30 बालक में कुछ न कुछ अलग विशेषता होती है। इसीलिए क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक यदि 30 बच्चे हैं आपकी कक्षा में तो आप कोशिश करें इस 30 बच्चों को अलग अलग सामने आने का अवसर मिले और अपनी जो बात है उसको रखने का अवसर दें, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की अनुभव अलग अलग होती है, हर बालक की अनुभव अलग अलग होती है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों को बुलाएं और उनसे चर्चा परिचर्चा करें। सामूहिक रूप से चर्चा करने से बचें। तो ये भी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है जो कि पर्यावरण शिक्षण में बेहद जरूरी होता है। अब पर्यावरण में क्या क्या शिक्षण विधि है, तो देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो चीजें पहले बच्चे जानते हैं उसको बताते हुए जो नहीं जान रहे हैं उस तक पहुंचना है। पहले जान रहा है, ज्ञात है, उसको बताना है। जब वो जान जाएगा उसके बाद अज्ञात की ओर जाना है, अर्थात नए चीजों की ओर बढ़ना है। मूर्त अर्थात जो चीजें ठोस है, ठोस के रूप में बढ़ते बढ़ते ही हमें क्या है, अमूर्त की ओर जाना है। अर्थात डायरेक्ट हमें उसको कल्पना में नहीं ले जाना है, पहले उसके सामने ठोस वस्तुओं के उदाहरण देख के समझाना है। जब वो समझ जाए तब उसे कल्पना की दुनिया में ले जाना है। पहले सरल चीजों के बारे में आप उसको बताओ, उसके बाद वो समझने लगे तो धीरे धीरे करके क्या है, जटिल की ओर आपको ले जाना है। पहले पूर्ण चीजों की बताओ, बड़े चीजों की बताओ, उसके बाद छोटी छोटी चीजों को बताते चलो, ठीक है। विशिष्ट, पहली विशिष्ट को बताओ, फिर सामान्य की ओर, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुभव को भी आप उनको साझा करो, तर्क को भी आप उनके साझा करो। ये तमाम जो चीजें हैं साथियों शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। मैं पुनः एक बार इनको पढ़ देता हूं, आप यदि लिख रहे होंगे तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए प्रत्यक्ष का अर्थ है जिसे हम देख सकें, छू सकें, और अनुभव भी कर सकें, लेकिन अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, और अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इस तरीके से पर्यावरण शिक्षण के जो विधियां हैं आप उनको कक्षा में उपयोग कर सकते हैं साथियों। कुछ जनक है, इसको भी आप याद रखें, यहां से क्वेश्चन आपका
1 नंबर का बनना कंफर्म है। 100% यहाँ से 1 नंबर का जो प्रश्न है आपका बनेगा साथियों। शिक्षण विधि, अन्य जो विधि है और उनके जनक है। इसमें बहुत सारे हैं लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट को लिया हुआ है। देखिए किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन विधि के जनक है फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी के है मारिया मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट विधि के है किलपैट्रिक और अन्वेषण या खोज विधि के है आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि और उनके जो जनक है, यहाँ से 1 नंबर का जो क्वेश्चन है बनता ही है, इसलिए आप बिल्कुल इसको रट लो साथियों। किंडरगार्टन फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी के मारिया मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक और अन्वेषण या खोज विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है बनने ही वाला है। इस तरीके से साथियों ये जो चौथा यूनिट है आज की सेशन में हम इसे समाप्त कर रहे हैं। साथियों यदि आप हमारे हैंड राइटिंग जो नोट्स है खरीदना चाहते हैं तो जल्दी आ करें, क्योंकि हम 10% छूट के साथ आपको पूरे 270 रुपये में हमारी जो नोट्स है प्रदान कर रहे हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 8839730092। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके हमारे जो नोट्स है 4 विषय की नोट्स हम आपको दे रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। सिर्फ 270 रुपये शुल्क के साथ आप चारों विषयों की जो नोट्स है प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों, कल के वीडियो में फिर एक नए यूनिट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।